अच्छा, दैट इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग। और उसके अंदर फिर हमने ना वो थोड़ा सा पढ़ा था कि कैंसर होता क्या है। तो उसके अंदर हमने डिस्कस ये किया था कि सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड होते हैं और सेल्स के अंदर ना डीएनए होता है। डीएनए के अंदर ना आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि कौन सा प्रोटीन किस तरीके से सिंथेसाइज होगा। सो ऑल योर बॉडीज इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो जो सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है किसी भी सेल के लिए, किसी भी चीज के लिए, दैट्स स्टोर्ड इन द डीएनए। और डीएनए मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या होता है। इट्स अ पॉलीमर दैट्स मेड आउट ऑफ अ शुगर ग्रुप, अ फॉस्फेट ग्रुप। और शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। और हर शुगर के साथ ना देयर इज अ बेस अटैच्ड। और बेसिस का होता है कि देयर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस, ठीक है। सो देयर इन टोटल फोर डिफरेंट बेसिस, जिसमें ये कि ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमीन। तो आपके पूरे डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्क आ रहा होगा इन बेसिस का। ये बेसिस डिटरमिन करती है कि कौन सा प्रोटीन किस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो प्रोटीन चेंज होती है ना, उसमें अमाइनो, सॉरी नॉट प्रोटीन, अमाइनो एसिड किस पोजीशन पे आएगा, क्योंकि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स दे लिंक अप टू फॉर्म अ प्रोटीन। तो ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था। तो आपके डीएनए के अंदर ना ये 4 लेटर्स का जो कोड है ना, ये रैंडमली चल रहा होगा, नॉट रैंडमली, बहुत बहुत सारा पार्ट उसमें रैंडम भी होता है, लेकिन बहुत सारा जो होता है दैट हैज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। तो ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो इस तरह के ऑर्डर के अंदर डीएनए स्ट्रैंड के अंदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। एंड ईच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स वन अमाइनो एसिड, मतलब एक अमाइनो एसिड आके अटैच होता है इसके साथ। मतलब मैं कंप्लीट तो नहीं वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा, बस थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहा हूँ कि ये 3 बेसिस अगर इकट्ठे होंगे ना, तो इनके साथ एक अमाइनो एसिड आके अटैच होगा। लेट्स से वी कॉल दैट अमाइनो एसिड ए। ये 3 कॉम्बिनेशन इकट्ठे होंगे तो एक और अमाइनो एसिड आके अटैच होगा। और इस तरह करके ना वो फिर अमाइनो एसिड सारे लिंकअप होना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट इज हाउ प्रोटीन सिंथेसिस आकर्स। इस तरह आपकी बॉडी को पता होता है कि कौन सा प्रोटीन किस तरीके से बनेगा, उसमें कौन सा अमाइनो एसिड किस पोजीशन पे आएगा। सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड लाइक दिस। और फिर ये एक्सप्लेन किया था कि एक भी अगर गलती होगी ना इसमें, एक भी माइनर सा मिस्टेक हो गया डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, तो आपकी बॉडी जो है ना, इट विल फॉरगेट हाउ टू मेक डीएनए। आपके जो सेल्स है ना, दे आर गोइंग टू फॉरगेट। तो आपकी बॉडी जो है ना, वो इट कांट मेक एन एरर व्हेन इट्स रेप्लिकेटिंग सेल्स, क्योंकि जब सेल्स रेप्लिकेट होते हैं तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। उसमें मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि ग्वानिन जो होती है वो हमेशा ऑपोजिट स्ट्रैंड में ना साइटोसिन होता है। अगर इस साइड पे साइटोसिन होगा तो ऑपोजिट साइड पे ग्वानिन होगा, फिर एक साइड पे ये होगा थाइमीन होगा, तो दूसरी साइड पे एडनिन होगा। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि जीसी एंड एटी आर बेस पेयर्स। स्ट्रैंड के अंदर वो फिट ही इस तरह आते हैं, वरना वो एक दूसरे के साथ फिट ही ना हो। तो इन दोनों के बीच में भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है ना सारों को? मरियम क्लियर है? अच्छा, एक सेकंड है ना, मैं वन सेकंड। अच्छा, सो मूविंग ऑन। कैंसर क्या है कि इनमें से ना एक भी चीज रेप्लिकेशन के अंदर खराब हो जाए, योर सेल बिकम्स, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इररिलेवेंट प्रोटीन्स, और फिर वो सेल्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं, दे फॉर्म ट्यूमर्स। अच्छा, हाउ डू दीज सेल्स मल्टीप्लाई एंड रेप्लिकेट? होता ये कि आपका जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है ना, जो कि हर सेल में होता है, दैट एक्चुअली स्प्लिट्स इनटू 2, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैंड होगा फॉर रेप्लिकेशन, व्हाट वुड हैपन इज कि ये जो स्ट्रैंड है ना, लेट्स से ग्वानिन है, फिर फॉस्फेट, शुगर, फिर क्या आ रहा है, साइटोसिन आ रहा है, एंड सो ऑन। इनमें से स्ट्रैंड जो है ना वो स्प्लिट होता है,
और जब वो स्ट्रैंड स्प्लिट होता है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है ना दैट मतलब इट स्प्लिट्स इनटू टू। दूसरी साइड भी बना रहे तो दैट्स फॉस्फेट, देन यू हैव शुगर, और फिर यहाँ पे साइटोसिन था, फिर फॉस्फेट था, शुगर था, और फिर यहाँ पे गुआनिन था। अच्छा खैर आपका ना ये स्ट्रैंड जो है ना दैट हैज स्प्लिट इनटू टू। जब वो स्प्लिट होगा ना तो ऑटोमेटिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स आर गोइंग टू अपीयर व्हिच आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड साथ ही बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ना फॉस्फेट, शुगर और साइटोसिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री आके अटैच हो जाएगा। फिर एक और फॉस्फेट, शुगर, एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो इसके साथ आके अटैच हो जाएगा। तो ये इस तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स ना साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं एंड योर डीएनए स्ट्रैंड, अनदर डीएनए स्ट्रैंड स्टार्ट्स फॉर्मिंग। ठीक है, अब बोला ये समझ आइए बात, और वही चीज इसके साथ होगी। ठीक है, यस सर। अच्छा सो आपने करना क्या है, अब आपका डीएनए जो है ना वो खराब हो गया है एक सेल का, यू हैव टू स्टॉप इट फ्रॉम रेप्लिकेटिंग, क्योंकि वो उसी की कॉपीज बनाना शुरू कर देगा और सारी गलत होंगी और ट्यूमर्स बनेंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि उसको रोकना है स्प्लिट होने से। यू हैव टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्लिटिंग, मतलब वो जो रेप्लिकेशन होती है, यू हैव टू किसी तरह ना उनको आपस में लॉक रखना है। अब वैसे तो इनके बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, जी और सी के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, बट दोस 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैन बी इजीली ब्रोकन। तो वो कोई इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं है, दे कैन बी इजीली ब्रोकन, स्ट्रैंड स्प्लिट हो जाएगा, नया स्ट्रैंड बन जाएगा। आपने रोकने से सिर्फ सिस प्लैटिन का रोल क्या आएगा, व्हाट सिस प्लैटिन वुड डू इज, अभी आपसे ना वो पूछेंगे भी इसका ना वो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, व्हाट सिस प्लैटिन वुड डू इज कि स्क्वायर प्लेन था ना और दो साइड्स पे NH3 था। अच्छा अगर तो ये याद है, ये गुआनिन और साइटोसिन जो थी ना ये नाइट्रोजन बेसिस थी, दीज वर नाइट्रोजनस बेसिस, यानी उनके अंदर ना नाइट्रोजन होता था। मतलब अगर मैं दोबारा से डीएनए का स्ट्रैंड शो करूं, वन सेकेंड, अच्छा इफ आई शो यू अ डीएनए स्ट्रैंड, ये तो कुछ और ही आ गया। ठीक है, इनके इमेजेस के साथ आ जाए, हाँ ये, अच्छा दिस वन इज अ गुड इमेज। ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये अगर आपको नजर आ रहा है, दिस इज फॉस्फेट एंड देन दिस शुगर, इसी के ऊपर एनोटेट कर लें। अच्छा सो देयर इज अ फॉस्फेट ग्रुप, अ शुगर ग्रुप एंड अ बेस। अब बेस फिर दोबारा से ये शुगर ग्रुप, बेस। तो बेस को देखो, उसके अंदर ढेर सारे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर्स होते हैं। ऑल दीज नाइट्रोजन दे हैव दीज लोन पेयर्स। ये नाइट्रोजन है, तो ये बेसिस के अंदर ना जो बेस का ये भी बेस है, एडनीन है, ये साइटोसिन है, और ये डीएनए का स्ट्रैंड चल रहा है। ठीक है, तो ये जो बेसिस है ना, दे हैव नाइट्रोजन एंड दे हैव लोन पेयर्स। तो अगर हम वापस उस पर आए और अच्छा इफ वी कम बैक टू दिस, तो imagine this bases C and G or adenine and thymine, they have nitrogen and they have lone pairs। तो वो लोन पेयर्स किस में इंटरेस्टेड होंगे, वो कॉम्प्लेक्स एंड बनाने के अंदर इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो इसके पास लोन पेयर्स पड़े हुए हैं, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन एटम्स हैं जिनके पास लोन पेयर्स Sir, हैं। यस, sir, can you, my internet dropped in the middle, and the last part that I heard was you said that the DNA strand splits. So can you kind of go over what you said one more अच्छा time? ठीक है, बस ये क्विकली आई टोल्ड यू कि सेल डिवीजन, यू हैव टू स्टॉप द सेल डिवीजन। ठीक है, अगर तो डीएनए स्ट्रैंड जो है दैट हैज उसके अंदर जो ऑर्डर है ना बेसिस का, दैट हैज बीन डिसरप्टेड। ठीक है, तो मतलब सेल यूजलेस हो जाएगा, तो आपने उसकी रेप्लिकेशन रोकनी है। मैं आई वाज जस्ट सेइंग कि रेप्लिकेशन होती किस तरह, कि सेल डिवाइड होता है, सेल डिवाइड होता है तो ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है ना दैट स्प्लिट्स इनटू टू, और फिर न्यूक्लियोटाइड्स
are these small building blocks that come in and they start making a new complementary strand. ठीक है, इस तरह करके मतलब इस साइड पे ऑपोजिट साइटोसिन होगा, ठीक है, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा that would get attached to the DNA strand and a new DNA strand starts building up. लेकिन वो जो न्यू DNA strand है ना, उसके अंदर भी गलत वो बन रहा होगा ना, क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ द बेसिस हैज बीन डैमेज्ड, तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो भी तो गलत ही बनेगा, उसी से कॉपी हो रहा है, ठीक है। मरियम, इज दिस क्लियर? Yeah. अच्छा, so what we want to do is we have to somehow prevent the DNA strand from splitting. Replication तभी start होगी, वो split करेगा और फिर वो अपनी copies बनाना शुरू कर देता है, तो we have to stop it from splitting. तो उसके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था, I explained कि DNA के अंदर ना ये आपका DNA का actual molecule है, ठीक है, no one is going to ask you to make this. उसमें ये phosphate group है, तो ये ऊपर phosphate group है, फिर sugar group आ रहा है, और फिर ये साथ base attached है. Now if you look at the base, तो base के अंदर ना nitrogen है और oxygen है, मतलब there are lots of lone pairs in the base. फिर से दोबारा से phosphate group है, sugar group है और फिर base है. उस base के अंदर there are lots and lots of lone pairs. नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो अगर ये जो अच्छा, कमिंग बैक टू द डायग्राम, तो आपकी ये जो बेसिस है ना, दे हैव दीज लोन पेयर्स, लॉट्स ऑफ लोन पेयर्स, और मैंने कहा कि सिस्प्लैटिन का मॉलिक्यूल आएगा। व्हाट सिस्प्लैटिन वुड डू इज कि उधर लिगैंड एक्सचेंज हो जाएगा, उसके ना प्लैटिनम का जो आयन होगा ना वो लोन पेयर्स को अट्रैक्ट कर रहा होगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि ये NH3 टूट के साइड पे हो जाएंगे, and this platinum ion would instead be attracted to these to extend कर लेते हैं, they will be attracted to these lone pairs in the bases. ये वाला strand भी अच्छा, तो प्लैटिनम भी आके ना इन दोनों के साथ अटैच हो जाएगा, एक बेस एक साइड से पकड़ेगा, एक बेस दूसरी साइड से पकड़ेगा, और वो फिर इन दोनों को स्प्लिट नहीं होने देगा। If they can't split, they can't replicate, they can't create photocopies out of they can't create photocopies, ठीक है। ये क्लियर है? आयशा क्लियर है? मरियम क्लियर है? जी सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, so that is how cisplatin would work. वो आप बीच में ऐड करोगे, ठीक है, इंजेक्ट करोगे मोस्ट लाइकली, और उसके जो पुराने लाइगेंड्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। So they're going to ask you to draw diagrams like this, ठीक है, in the paper. So this, remember कि they're going to ask you, तो इसकी explanation भी लिख लेते हैं। Cisplatin goes and binds. Sir, is this a temporary solution or is this more permanent? No, this is kind of a permanent solution. The cell would eventually die. The cell would eventually die क्योंकि cell का एक वो होता है, life span होता है, ठीक है। It has to multiply, it has to replicate. It's going to die anyway, ठीक है। तो आपके जो cells होंगे ना, they're going to slowly start to die, ठीक है। But there's one major issue with this. वो भी मैं explain करता हूँ कि what's the major issue. पहले लिख लेते हैं cisplatin कर क्या रहा है। Cisplatin binds with lone pairs in bases and forms dative bonds या coordinate bonds. So it forms coordinate bonds, and DNA strand would not be able to replicate as the bases are not available. As I would not be able to replicate as bases are not available for replication.
तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल रखना है, इसके अंदर कोई डिटेल, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी शक्लें भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ग्वानिन किस तरह का साइट, बस आपको पता होना चाहिए 4 बेसेस हैं और ये फॉस्फेट शुगर और इस तरह की बैकबोन है, और आपको ये पता होना चाहिए कि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में देयर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और एडेनिन और थायमिन में देयर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हिच आर कीपिंग द स्ट्रैंड्स टुगेदर इन अ सेल। डिवीजन होती है तो स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट होने नहीं देना उनको, ठीक है। तो इस तरह your damaged DNA cells are going to are going to eventually die off. अच्छा, मेजर इशू क्या है कि ये पता कैसा लगेगा कौन सा सेल डैमेज है? तो the issue is कि difficult to identify cancerous cells in the body. अब इसके इसके दो, अब इसमें ना कैंसर में होता है कि it's the first thing, it's very difficult to identify cancerous cells. अब cancerous cells का होता है कि अगर तो स्टेज 1 है तो द कैंसर इज वेरी लोकलाइज्ड, कि लिवर के ना एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ना वो है, तो यू नो कि कहाँ पे ये मेडिसिन डालनी है। सिस्प्लैटिन इज बेसिकली पॉइजन। सिस्प्लैटिन आप लोगे ना तो योर सेल्स आर गोइंग टू डाई ऑफ, दे आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड दे आर गोइंग टू डाई। तो बेसिकली यू कंज्यूमिंग पॉइजन, ठीक है, जिसको कीमोथेरेपी कहते हैं। तो अगर तो बहुत लोकलाइज्ड है तो इसको आप उस लोकल एरिया में इंजेक्ट करते हो एंड यू ट्राई टू इंश्योर के all the cancer cells die off in that area. It becomes complicated अगर वो, if the cancer has spread, ठीक है, फिर स्टेज 2 होती है, स्टेज 3 होती है, स्टेज 4 सर्जिकली भी रिमूव करते हैं ट्यूमर्स वगैरह को, फिर आप उसके बाद कीमोथेरेपी करते हो। तो कैंसर का मेन जो चीज़ है ना वो ये कि इट हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड एट अ वेरी अर्ली एज, अर्ली स्टेज, ठीक है। उसके अंदर जितना अर्ली आप आइडेंटिफाई करोगे उतना बेहतर होता है। फिर ग्रेड्स होते हैं कैंसर के, सम कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली, तो उनका मसला ये होता है कि एक भी बच गया ना तो वो फिर उसकी उसकी टेंडेंसी होगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ डैमेज, वो किस तरह का डैमेज सेल है, समटाइम्स दे मल्टीप्लाई वेरी वेरी क्विकली। तो कीमोथेरेपी का मेन मसला है कि बुरे सेल तो मरेंगे ही, लेकिन अच्छे सेल्स भी मर जाएंगे, सो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ, इट्स वेरी वेरी पेनफुल, एंड और एक लिमिट तक आप कीमोथेरेपी ना और बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अर्लियर डायग्नोसिस इज द की। अच्छा खैर, सिस्प्लैटिन, दैट्स ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस। अब ये बस एक एक्स्ट्रा चीज थी सिस्प्लैटिन की। कमिंग बैक टू अच्छा, coming back to this, we were doing stereoisomers. The stereoisomers में there is a thing called optical isomers as well. अच्छा, there's syllabus के अंदर there's only one requirement, one required structure that you should know, and that I think is nickel. अच्छा, that is nickel ions with a bidentate ligand. और उसमें अगर याद नहीं है, ये मैं शुरू में किया था, अच्छा, so there's CH2, NH2 और ये 3 attached है, and the entire thing has a charge of +2. This one is known as a bidentate ligand. अच्छा, इसकी एग्जांपल ये कि एग्जांपल क्या इसको ड्रॉ करना है। दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एज वेल, निकल आयन होगा 2+,
और निकल आयन के इर्द गिर्द ना ये एक टॉप पे एक लाइगेंड होगा, एक बॉटम पे होगा, एक इसके सारे एक्सेस एक्स वाई एंड जी एक्सेस। तो मैं 3 डायमेंशनल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ठीक है 3 डायमेंशनल। अच्छा, व्हाट्स अ बाइडेंटेट लाइगेंड? बाइडेंटेट लाइगेंड हमने शुरू में भी पढ़े थे। दे बेसिकली molecules that are capable of forming 2 dative bonds, यानी ये CH2 और CH2 और दोनों साइडों पे NH2 है। दिस इज इथाइल डायमाइन। अच्छा, ये मॉलिक्यूल इस तरह का होगा कि इसके इधर भी N के पास लोन पेयर्स हैं, तो वो लोन पेयर्स अट्रैक्ट होंगे उसके साथ निकल आयंस के साथ, और एक जाके दूसरी साइड से अट्रैक्ट होंगे। तो वो दो साइडों से जाके ना, एक उसका एंड जो है वो एक साइड से आके निकल आयंस के साथ डेटिवली बॉन्ड कर रहा होगा, दूसरा जो है वो कंप्लीटली ऑपोजिट साइड से डेटिवली बॉन्ड कर रहा होगा। फिर इसी तरह बाकी जगहों पे भी यही होगा कि इथाइलामाइन जो है CH2 और NH2 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी दोनों साइड से आके एक ही मॉलिक्यूल दो साइडों से आके ना इसके साथ डेटिवली बॉन्ड कर रहा है। अब बोल रहा है ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये बाइडेंटेट, अच्छा बाइडेंटेट लाइगेंड है, एंड दिस इज ओवरऑल 2+। अच्छा, वापस उस पर आ जाओ। ऑप्टिकल आइसोमर होता क्या था? ऑप्टिकल आइसोमर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है ना, उसमें होते थे दो मॉलिक्यूल्स व्हिच वर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब उनको कुछ भी कर लो ना, जैसे आपके दोनों हाथ जो है वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। आप अपने एक हाथ को जैसा मर्जी घुमा लो, इट विल नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक, अगर लेफ्ट हैंड को घुमाओगे इट विल नेवर बी एबल टू लुक लाइक योर राइट हैंड। हमेशा कोई ना कोई एक उंगली की डायरेक्शन ना गलत होगी, या सर वो फिर कायरल कार्बन। हाँ एग्जैक्टली कायरल वाला ना। तो ये जो मॉलिक्यूल मैंने बनाया ना, आपको इसमें ना सिर्फ और सिर्फ ये एग्जांपल याद रखना है कि ये जो मॉलिक्यूल है ना जिसके अंदर क्या कहते हैं बाइडेंटेट लाइगेंड इज अटैच्ड टू निकल आयंस, तो इसका एक मिरर इमेज होता है, और वो मिरर इमेज उसको जिस तरह मर्जी रोटेट कर लो वो फिर भी ना घुमा के भी कभी भी उस तरह नहीं होगा। तो इसका ना एक मिरर इमेज अब ड्रॉ करें, विच इज कि दोबारा से सारा करना पड़ेगा। निकल 2+, एक बॉन्ड ऊपर है एक इधर है, और डॉटेड यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसमें इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना है, और ये आपसे कहेंगे भी वो ड्रॉ करने को, और सिर्फ ये एग्जांपल हो सकता है बाइडेंटेट लाइगेंड वो चेंज कर दें, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन नहीं इसमें लेके आएंगे। अच्छा, तो इसको क्विकली NH2 मिरर इमेज कर रहा हूँ, लेफ्ट राइट स्विच हो जाता है मिरर के अंदर। ठीक है, तो CH2 और यहाँ पे NH2 है, और N के लोन पेयर जो है वो उसके साथ। अच्छा, ये वाला जो पार्ट यहाँ पे है वो इधर आ जाएगा अगर मिरर करेंगे, तो इट्स गोइंग टू बी CH2, अच्छा CH2 एंड NH2।
और ये बॉटम वाला पार्ट इधर आ जाएगा। खैर इसको विजुलाइज 3 डायमेंशन में करना थोड़ा मुश्किल है, वॉललेस आपके सामने एक पूरा मॉडल ना हो, यू कांट रियली विजुलाइज दिस इफेक्टिवली इन 3 डायमेंशन। लेकिन देख लो अगर कर सकते हो, वरना तो खाली उन्होंने पूछना आपसे ड्राइंग्स ही पूछनी है। तो इसमें ये कि ये आप अपने राइट साइड वाले मॉलिक्यूल को ना, अच्छा जिस मर्जी एंगल से ना आप उसको रोटेट करो, एंड रिजल्ट है कि वो नहीं आएगा जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है। हमेशा ना लिगेंड्स की पोजीशन जो है ना वो डिफरेंट होगी इन एवरी सिनेरियो। तो ये पूरा भी ना 2+ चार्ज है इसका, ठीक है। जैसा आपका लेफ्ट और राइट हैंड वाला इशू है, वो यहाँ पे भी ना लेफ्ट और राइट हैंड वाला इशू होगा। अच्छा तो ये आपके पास ना स्टीरियो आइसोमर्स, अच्छा ये आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स का एग्जांपल है। तो ये टोटल आइसोमरिज्म ये है जो आपको याद रखनी है। एक ये है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर सिस ट्रांस, ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है। और जिसमें 4 और 2 का केस हो तब भी सिस ट्रांस बनता है, 3 का केस हो तो तब भी सिस ट्रांस बनता है। सिस प्लैटिन के बारे में उसकी थोड़ी एप्लीकेशन याद रखनी है, जिसमें डीएनए वगैरह का थोड़ा सा पता होना चाहिए। और फिर लास्ट है कि ये ऑप्टिकल आइसोमर्स का भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में इस तरह के सिनेरियो में ना ये जो मॉलिक्यूल है सिर्फ इसका एग्जांपल कि दे वुड फॉर्म 2 मिरर इमेजेस दैट वुड ऑलमोस्ट लुक एग्जैक्टली द सेम बट दे वुड नॉट बी द सेम, ठीक है। ये क्लियर है अब्दुल्ला, महफूज ये क्लियर है, मरियम, आयशा ये क्लियर है? Yes, sir. जी सर। चलो उसके Yes, बाद sir. है, ठीक है। अच्छा उसके बाद लास्ट जो था दैट वाज के देयर इज अ थिंग कॉल्ड के स्टेबिलिटी। बल्कि इसको हम ऊपर जाके पढ़ लेते हैं जहाँ पे हम लाइगेंड एक्सचेंज पढ़ रहे थे। अगर टॉप पे जाओ ना तो देयर वाज अ प्लेस वेयर वी वर डूइंग लाइगेंड एक्सचेंज, तो मैं इसके साथ ना कर लेता हूँ। अच्छा रिमेंबर ये लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस जो है ना, क्योंकि जैसे यहाँ पे किया मैंने कि हमने पढ़ा था पहले कि जी कॉपर होगा वाटर के अंदर ना, तो 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर रहे होंगे। तो उसमें था कि कॉपर वाटर के साथ होगा तो 2+ होगा, OH आयंस आएंगे तो OH आयंस वाटर को नॉकआउट कर देंगे और उसकी जगह ले लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज लाइगेंड एक्सचेंज। रिमेंबर कि लाइगेंड एक्सचेंज जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते थे। इसी तरह हमने किया था कि ये अमोनिया के साथ कहीं किया था, ये जिस तरह कि अमोनिया अगर ऐड करोगे तो लाइगेंड एक्सचेंज हो जाएगा। खैर द पॉइंट इज कि all ligand exchange reactions they are reversible, which means that they can be at equilibrium. तो आपके जो ligand exchange reactions है they are अच्छा they are reversible and the other thing is कि actually they are reversible and the other thing is कि equilibrium ली शैटलर प्रिंसिपल उस पर अप्लाई होता है। अच्छा ली शैटलर प्रिंसिपल अप्लाइज ऑन देम। तो एक मैं एग्जांपल कर लेता हूँ कि CuH2O6 है प्लस अगर Cl-1 बीच में ऐड करो, what happens कि Cl-1 जाके ना वाटर के मॉलिक्यूल्स को हटा देगा तो Cl4 बन जाएगा और 2- आ जाएगा। ये ओवरऑल 2+ था।
और आपके जो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे और 4Cl-1 उनकी जगह आ गए। ये हमने एग्जांपल्स किए थे कॉपर के लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शंस और कोबाल्ट के भी किए थे। अब सिंस इट्स एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें फिर केसी होता है। अच्छा, इन दिस केस इसको आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहते, इसको आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट कहते हैं। यू कॉल इट K stab. So this is referred to as a stability constant. In other words, कि Kc है ये, ठीक है, Kc और इसमें कोई फर्क नहीं है। सेम थिंग, बस वो लाइगेंड एक्सचेंज रिएक्शन में ना Kc को ना आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप K स्टेबिलिटी कहते हैं। K स्टेबिलिटी क्या था कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स अगर आप करो तो उस पर क्या रूल होता था कि प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स करोगे तो ये प्रोडक्ट्स के आपके पास CuCl4 2-। अच्छा, इसमें ना ब्रैकेट्स 2 दफा यूज नहीं करना, ब्रैकेट्स कॉन्सेंट्रेशन भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप ना ये वाला ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स साइन वाला ब्रैकेट यूज करना छोड़ देते हो, मतलब वो एक ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन का डालते हो। तो ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, so these are my products P and I want to divide that by R। अच्छा, दूसरा क्या है, प्रोडक्ट वाटर है, तो उसमें क्या करते थे कि उसमें क्या करते थे कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मल्टीप्लाइड बाय द कोफिशिएंट, मतलब पावर कोफिशिएंट बन जाती है, तो वाटर होगा पावर 6 होगी। divided by the reactants, which in this case would be CuH2O6 2 plus overall charge था इसकी concentration और फिर Cl-1 की concentration जो कि 4 है। तो आपसे मैंने तो आज नहीं देखा क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन करने को कहा हो, लेकिन आपसे वैल्यूज या तो दी हुई होंगी या एक्सप्रेशन लिखने को कहेंगे या फिर यूनिट्स लिखने को कहेंगे। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर है ना? आयशा क्लियर है, ये अब्दुल्ला क्लियर है, महफूज सारों को क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, तो ये वही पुराना केस ही है, ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, इसको बस केस स्टेबिलिटी कह रहे हैं, बस लाइगेंड एक्सचेंज पर। एक चीज का ख्याल रखना कि एक्सप्रेशन के अंदर ना सॉलिड्स की कंसंट्रेशन, अगर कोई सॉलिड हो तो नॉट रिटन, मतलब नॉट रिटन का मतलब है कि इट्स टेकन एज वन। तो इट्स टेकन एज वन, कभी भी आप ना वो सॉलिड्स को नहीं लिखते। नंबर 2, कोई चीज एक्सेस में है ना तो उसको भी नहीं लिखते। तो एक्सेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और एक्सेस में कौन सी चीज होती है? मोस्टली वाटर होता है, क्योंकि जो चीज एक्सेस में होगी ना उसकी कंसंट्रेशन वेरी नहीं कर रही होगी, तो इट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट। और नंबर 1 एग्जांपल है वो वाटर का, कि अगर सारे सारे एक्वस, अगर तो एक्वस सोल्यूशन होगा तो इसका मतलब है पानी बहुत ज्यादा होगा, तो पानी की कंसंट्रेशन जो होगी वो वेरी नहीं कर रही होगी। तो ये जैसा पूरा पूरी इक्वेशन है, लेट्स से इसमें सारी चीजें ना एक्वस थी, ये कॉपर आयंस एक्वस स्टेट में थे, Cl आयंस भी पानी के अंदर ये ऐड किए थे, तो एवरीथिंग पूरा सोल्यूशन ही एक्वस था। तो इसमें एक मसला ये होगा कि आप फिर ये वाटर को बीच में नहीं लिखोगे। अगर तो वाटर सोल्यूशन नहीं है, मतलब वाटर लिख सकते हो आप, एज लॉन्ग एज वाटर इज नॉट द सोल्यूशन इटसेल्फ,
तो क्योंकि ये सारे एक्विस थे तो इसका मतलब पानी तो हर जगह पानी था, पानी बहुत ज़्यादा था, पूरा बीकर ही इट वाज फुल ऑफ वाटर, वाटर वाज द मेन सॉल्वेंट। फिर आप वाटर को एज अ रिएजेंट इसमें नहीं लिखोगे। तो आपसे कोई ज़्यादा नहीं पूछने लगे, सिर्फ ये पूछने लगे कि एक्सप्रेशन लिख दो, एक्सप्रेशन लिख दो, यूनिट निकाल दो। अब यूनिट किस तरह निकलेगा? यूनिट निकलेगा कि जैसा कॉन्सेंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब, एक्स ले लो, x into x to the power 4, तो क्या वैल्यू आ गई है? x to the power -4, which means कि it's going to be मोल कितना होगा? -4 dm minus +12। तो यूनिट्स वगैरह आपसे पूछेंगे इसके। अब फिर एक केस स्टेबिलिटी की यूसेज पता होना चाहिए। अगर तो केस स्टेबिलिटी की वैल्यू बड़ी है, उसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, रिएक्टेंट्स कम है, इसका मतलब है कि लैगिंग एक्सचेंज हो रहा है, रिएक्शन जो फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ हुआ है। अगर केस स्टेबिलिटी की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स कम है और प्रोडक्ट ज्यादा है। ये अगर केस स्टेबिलिटी की वैल्यू छोटी कब होगी? अगर रिएक्टेंट ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट्स कम होंगे। तो व्हाट डज केस स्टेबिलिटी लार्ज मींस? इट मींस मोर प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स बनेंगे इस केस में। What does case stability small mean? It means less products, यानी लाइगेंड एक्सचेंज नहीं होने वाला। तो lesser chance of a ligand exchange taking place। अच्छा, यहाँ तक का ये बेसिकली पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, लास्ट चीज बस केस स्टेबिलिटी थी। कल से हम बस पास पेपर्स करेंगे इसके। तो ये गो थ्रू कर लेना कि इसमें जस्ट अ क्विक रिवीजन। Sir, can you also send the videos of हम वो मैं the first two? बस I missed. वो मैं कोशिश करूँगा अपलोड हो जाए और मैं सेंड कर दूँ। ठीक है, Okay. चले ठीक है, ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।